नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के हम हैं एक और अच्छे से बढ़िया से प्यारे से सेशन पे। आज के जो हम स्टोरीज कवर अप करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग वर्कशॉप के ऊपर में। जो नेचुरल फार्मिंग है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, उससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। किसने इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया है ये भी हम जानेंगे। दूसरा, वी टॉक अबाउट द उज्ज्वला स्कीम, वही गैस सिलेंडर वाला, उस पर बात करनी है। थर्ड, पैका रिबेलियन मॉडर्न हिस्ट्री से फिर से लेके हमें 1817 में हुआ था। इस पे भी हाल फिलहाल यूनियन जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, माफ कीजिएगा, यूनियन जो कल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस किया है पैका रिबेलियन को लेके। देखते हैं इस पे क्या बात हो रही है। फोर्थ, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। फिफ्थ, नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट फॉर डिफेंस, क्या ये लिस्ट होती हैं और इसमें कुछ अभी नए नए जो है चेंजेस किए गए हैं इनकी गाइडलाइंस में, उसको हम जानेंगे। एंड द सिक्स्थ, वी टॉक अबाउट द डैम सेफ्टी बिल, इस पे भी मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे इनपुट्स और इनसाइट्स दूंगा। एंड देन फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। राइट, आज के सेशन में हम ये सारी चीजें कवर अप करेंगे अलॉन्ग विद द 3 एमसीक्यूज। 15 एमसीक्यूज हम कवर अप कर चुके हैं, 3 मिला के आज 18 हो जाएंगे। हमारा टारगेट है इस वीक के 20 एमसीक्यूज का। 20 पिछले वीक में हमने कंप्लीट कर लिया था। जो सेशन मिस कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त तालियां, लेकिन जो लगातार सेशन देख रहे हैं उनके लिए रियली में बहुत ज्यादा तालियां, दिल से तालियां कि आप ही के लव एंड सपोर्ट की वजह से ये जो सारा कंटेंट है, ये जो पूरे जो सीरीज है हम बना पा रहे हैं। सबसे पहली जो है हमारे पास है जीरो नेचुरल फार्मिंग वर्कशॉप। तो किसने ऑर्गेनाइज किया है ये आपको ध्यान रखना है। दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय, और यू कैन से द कंडक्टेड बाय द नीति आयोग। अब इसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आपने सुना होगा, भारत के अंदर जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेके आए उनका नाम था सुभाष पालेकर, जिनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्म अवार्ड्स भी उन्हें मिले हुए हैं। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है कि इसमें केमिकल फ्री फार्मिंग होती है, लाइफ स्टॉक का इसमें पूरा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फार्मिंग सिस्टम को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई किया जाता है, क्रॉप्स को इंटीग्रेट किया जाता है अलॉन्ग विद द ट्रीज एंड द लाइफ स्टॉक। राइट, मतलब बायोडाइवर्सिटी का प्रॉपर यूज जो है फंक्शनल तरीके से वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जरिए किया जाता है। अब इस फार्मिंग अप्रोच को सबसे पहले विश्व में कौन लेके आया था? तो जापान के एक फार्मर थे जिनका नाम था मसानोबु फुकुओका। ये फिलोसफर भी थे। इन्होंने 1975 में किताब लिखी थी द वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन, उसमें ये अप्रोच आया हुआ था। अब इस अप्रोच में ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसके पास पूरी पोटेंशियल है कि ये आपके एक तो लैंड प्रैक्टिसेस को मैनेज कर सकता है, फिर आपके पॉल्यूशंस को कंट्रोल कर सकता है, फिर जो सॉइल पॉल्यूशन हो रहे हैं उनको भी जो है मतलब कंट्रोल कर सकता है। तो बहुत तरीके से काफी फायदेमंद है। भारत के अंदर में अगर हम बात करें नेचुरल फार्मिंग को, तो 2 ऐसे प्रोग्राम हैं जो उसे प्रमोट करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम, जो कि किसके तहत आता है? परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आता है, PKVY। राइट, अब इसमें क्या है, इसमें अगर आप नेचुरल फार्मिंग पे ही अगर आप इनपुट कॉस्ट बढ़ाते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, तो इसमें आपके रोजगार जनरेट हो सकते हैं, मार्केटिंग जो है लोकल एरियाज में बढ़ सकती है, ये सारी चीजें इसमें रहता है। मतलब कहीं ना कहीं जो रूरल इलाके हैं, जो गांव हैं, उनको बेटर करने की इसमें बात कही जाती है। प्लस में जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होते हैं जिसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, वहां भी ये काफी मदद करता है। मतलब क्रॉप पर ड्रॉप जो आपने सुना होगा, उसको ये पूरी तरीके से मतलब सिंबॉलिकली उसी के साथ टेंडम में अलाइन करके चलता है। द इंटीग्रेशन ऑफ लाइवस्टॉक इन द फार्मिंग सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेचुरल फार्मिंग एंड हेल्प्स इन रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम, वगैरह वगैरह, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ और भी इनपुट्स है, जैसे कि जीवामृत है, बीजामृत है, काउ डंक, यूरिन, दूसरे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये डायरेक्ट मीटिंग रूम था नीति आयोग का, जहां पे ये वर्कशॉप चल रहा था, उसी के पिक में थोड़ी सी आपके लिए क्रॉप करके लेके आया हूँ। राइट, सो पहली स्कीम, पहला जो हमारी स्टोरी है वो कवर अप हो गई, दैट इज नेचुरल फार्मिंग वर्कशॉप कंडक्टेड बाय हुम? कंडक्टेड बाय नीति आयोग। अब मूव करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, दैट इज द उज्ज्वला स्कीम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आरटीआई की अगर हम बात माने तो 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उससे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में बहुत ही ज्यादा मतलब स्पर्ट देखा गया था, स्पाइक देखा गया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस में। आप जानते हैं इसके तहत, इस स्कीम के तहत एक टारगेट लिया गया था कि 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हम 2020 तक दे देंगे। सरकार ने ये अगस्त 2019 तक ही अचीव कर दिया, 7 महीने पहले ही इन्होंने कर दिया कि भाई हमने कर दिया है पूरा। फिर 2021 में प्रधानमंत्री जी ने दोबारा इसका 2.0 वर्जन निकाला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 स्कीम। अब इस स्कीम में कुछ बेसिक बातें जो आपको मालूम ही है, एलपीजी से रिलेटेड है,
बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड को कवर अप करता है। 1600 रुपये का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें दिया जाता है। प्लस में उज्ज्वला 2.0 में कुछ और चीज़ें जोड़ी गई, जैसे कि फर्स्ट रिफिल जोड़ा गया, कोस्ट टू बेनिफिशरीज जोड़ी गई, और साथ ही साथ एडिशनल 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस का जो एक टारगेट जो है वो लिया गया है इसके अंदर। प्लस में 21 लाख घरों को जो है पाइप्ड गैस जो है वो भी मुहैया करा जाएगा इन द 50 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द इंडिया, राइट। तो ये कुछ इसमें चीजें ली गई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से वीडियो को पॉज करके। ये खैर उतनी ज्यादा जानकारी की नहीं है, लेकिन अगर आपके मेंस की परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, तो वहां पर अगर ये आप आंकड़े वगैरह आप लिखते हैं गवर्नेंस वगैरह में, तो आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। तो उज्ज्वला स्कीम ये रहा। लाइव मिंट का ये रियलिटी चेक है, अगस्त का ही इन्फोग्राफिक है, पुराना ही है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चला सकते हैं इसे भी। इसमें आप देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, तो तेलंगाना सबसे ज्यादा यूज कर रहा है, वाइल बिहार अभी भी जो है उतना यूज नहीं कर रहा है, राइट। तो बिहार में कहीं ना कहीं इसको एग्रेसिवली प्रमोट करने की जरूरत है, ये चार्ट हमें ये बता रहा है। चलिए तीसरे स्टोरी पे आते हैं, दैट इज द पैका रिबेलियन। 1817 का ये रिबेलियन है, कहां से हो रहा है? ये उड़ीसा से हो रहा है। अब इसमें हुआ क्या है कि जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ चीजें रिकमेंड की हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल है, हम 1857 के रिवोल्ट को हम मानते हैं, लेकिन 1817 में भी एक पैका रिबेलियन हुआ था उड़ीसा के अंदर में, उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहा जाता, जबकि ये एक बिल्कुल जायज केस स्टडी है, जो कि इसको कहा जाना चाहिए कि दिस शुड बी क्लासिफाइड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। अब इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, तो उन्होंने थोड़ा रिकमेंड किया है कि देखो भाई, इसको भी थोड़ा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में रखो, लोगों को जाने दो, क्योंकि 1857 का विद्रोह तो सब जगह फेमस है, 1817 का जो पैका रिबेलियन है वो उतना फेमस नहीं है। अब इसके मैं आपको कारण नहीं बताऊंगा कि फेमस क्यों नहीं है, इसके थोड़ा पहले बैकग्राउंड में चलते हैं। तो 16वीं शताब्दी में उड़ीसा के जो राजा हुआ करते थे, उनमें जो है मार्शल सर्विसेज, यानी कि जो उनकी जो सेनाएं वगैरह थी, उसमें डिफरेंट वैरायटी के सोशल ग्रुप्स के लोग बने हुए थे। उसमें एक आते थे रेंट फ्री लैंड वाले, जिसे निष्कर जागीर्स कहते थे, टाइटल्स वगैरह मिले हुए थे, राइट। तो इनको क्या होता था, इनको एक ट्रेडिशनल लैंड ओनिंग दी जाती थी उड़ीसा के इन वॉरियर्स को जो सर्व करते थे। बाद में क्या हुआ, जब ईस्ट इंडियन कंपनी आने लगी, उड़ीसा के काफी सारे इलाकों पे उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो 1803 में जब वहां के राजा, खुर्दा के जो राजा थे, जब उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी, अपनी सोवरेंटी जब खो दी, अपना पावर जब खो दिया, तो पैकास डिक्लाइन पे चले गए, उनसे ये जो रेंट फ्री लैंड वगैरह है सब छीने लगे। तो उनको फिर हाल फिलहाल थक हार के फिर रिबेल ही करना पड़ा। और इसमें इनको लीड किन्होंने किया, तो बख्शी जगबंधु विद्याधर मोहापात्रा भरमभर राय, तो इतना बड़ा नाम है इनका, कोई बात नहीं, खत्म हो गया फिलहाल के लिए। तो इन्होंने ही वो लीड किया। और उस वक्त जो किंग थे वो कौन थे? खोरदा मुकुंद देव सेकंड, मतलब मिलिट्री जनरल थे। ये जो नाम मैंने लिया इतना बड़ा, ये मिलिट्री जनरल थे इस राजा के। तो उन्होंने फिर इसको पूरा लीड किया अच्छे से। और फिर फाइनली जब कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया, तो 1817 में कंपनी ने इसको दबा तो दिया, लेकिन काफी सारे पैका लीडर्स इसमें मारे गए, उनको टांगा गया, मतलब उनको लटकाया गया, फांसी वासी की सजा हुई। और जगत बंधु जी ने 1825 में क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, राइट। अब इसको क्यों नहीं कहा जाता कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है? क्योंकि ये क्या था, ये बेसिकली ज्यादातर लैंड रिलेटेड मामलों से जो था वो जुड़ा हुआ था। इसका जो जुड़ाव था ना उस वक्त, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी धीरे धीरे अपना जो है प्रभुत्व उस वक्त स्थापित कर ही रही थी। तो उसमें ये एक तरीके का पीजेंट रिबेलियन कह सकते हैं, या फिर जो लैंड से रिबेलियन आप कह सकते हैं। ऐसे तो फिर बिरसा मुंडे का भी हुआ था, बिरसा मुंडा का, लेकिन उनका बाद में हुआ था, उनका तो पहले नहीं कहा जा सकता वैसे भी, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली 1857 पहले हुआ है। तो ये कुछ कारण जो इसके क्रिटिक्स देते हैं कि दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ रिबेलियन इज नॉट क्लासिफाइड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ दैट पीजेंट्री काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो ये है आपका पैका रिबेलियन, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और बता दूं, इसमें कमीशन का भी गठन किया गया था, राइट। उस कमीशन का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें एक कमीशन थी, वॉल्टर कमीशन करके कुछ ऐसा नाम था, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, मे बी मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन कुछ वॉल्टर कमीशन, जहां तक मेरी याददाश्त आ रही है पैका रिबेलियन पे, कि कुछ एक वॉल्टर करके कमीशन भी इसमें बिठाया गया था। चलते हैं अगली स्टोरी पे आते हैं, दैट इज द वर्ल्ड एड्स डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या था? एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। थीम वगैरह को ध्यान रखना है। सबसे पहले कब शुरुआत हुई थी? तो 1928 में WHO ने ही इसकी शुरुआत की थी कि लोगों 1928 के माफ कीजिएगा 1988 में WHO ने ही इसकी शुरुआत की थी। और ये मतलब एक तरीके का उस वक्त एक एम था कि पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी है रिगार्डिंग द एड्स। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो किसके तहत होता है? जो कि एक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के तहत होता है, जो कि हमारे जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज करती है,
राइट। तो ये है, इसमें सारी चीज़ें हैं, मतलब भाई अवेयरनेस वगैरह इंक्रीज करना, थीम वगैरह थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह में काउंट हो जाता है। आगे बात करते हैं नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट फॉर द डिफेंस। अब इससे पहले हम आगे पढ़ें, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट होता क्या है। देखिए था क्या कि अगर हम सिप्री की माने, सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर हम इसकी माने तो इनका कहना है कि भारत 2014 से 2019 में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर था वेपन्स वगैरह के मामले में, राइट, डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में। और कितना हमने पैसे फूंक दिए इसमें, इस इंपोर्ट में, तो 16.75 यूएस बिलियन डॉलर जो है हमने इसमें फूंक दिए। तो उसमें हुआ क्या, फिर सरकार को रियलाइज हुआ कि यार हम बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट पे डिपेंड हो रहे हैं, हमें कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए डिफेंस इक्विपमेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, एक डेटरेंस भी शो करना पड़ता है। तो सरकार ने सोचा कि हम अब क्या करेंगे, हम इंपोर्ट्स पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करेंगे और हम अपना खुद का ही डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश करेंगे। अब उन्होंने जब ये किया तो फिर उसमें क्या था कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट आप डोमेस्टिक, जो कि आपकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उससे आप एक्वायर कर रहे हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, जब डोमेस्टिक मार्केट से कोई डिफेंस इक्विपमेंट एक्वायर कर रही है तो वो आती है नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट के अंदर में। तो पहले इसमें कुछ, जब ये पॉलिसी आई अगस्त 2020 के आसपास की ये पॉलिसी आई थी, तो उस वक्त रूल थोड़े से नियम थे, अब थोड़ा सा रूल को थोड़ा रिलैक्स किया गया है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि इस रूल में कि जब अब जो आर्म फोर्सेस हैं वो डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो इंपोर्ट कर सकती हैं कुछ ऐसे सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, मतलब कि जब उन्हें इमीडिएट रिक्वायरमेंट हो। जैसे क्या है कि नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में क्या है कि आपको तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही खरीदना है, लेकिन अगर मुझे एट ए टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है डिफेंस की, वो अगर उतना रिलायबल प्रोडक्ट नहीं बना रही है, उतना रिलायबल जो मेरे इक्विपमेंट्स है वो डेवलप करके मुझे नहीं दे रही है, उसमें किसी तरीके की इनएडिक्वेसीज हैं, कुछ कमियां हैं, तो उस वजह से फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं मतलब यहाँ पर जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी है, वो क्या कर सकती है, आर्म्ड फोर्सेस क्या कर सकती है कि वो इंपोर्ट कर सकती है बाहर से, जैसे हम पहले से करते थे। तो ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस को लेके जो है रिलैक्स वगैरह किए गए हैं, राइट। अब इसमें एक और प्रोविजन जो है वो जोड़ा गया है कि आइटम, जो नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में जो आइटम्स हैं उनको रिव्यू भी किया जा सकता है, उनको रिमूव भी किया जा सकता है। अगस्त 2020 की पॉलिसी है, मैं आपको ये बता चुका हूं, राइट। अगर कुछ हम और चीजों की बात माने तो मई 2021 में 21 तक इसमें 108 आइटम्स थे। अब इसमें कुल मिला के कितने हो गए, 209 हो गए। और इसमें जैसे आइटम्स जैसे आप ले सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स है, एयरबोर्न अर्ली वार्न कंट्रोल सिस्टम्स है, टैंक इंजन्स है, तो ये सारी इसमें चीज़ें हैं, राइट। तो इसको आप ध्यान रखना है, नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट फॉर डिफेंस ये है क्या, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की है। चलते हैं आज के फाइनल स्टोरी की तरफ दोस्तों, डैम सेफ्टी बिल। तो राज्यसभा ने इस बिल को पारित कर दिया है हाल फिलहाल, वैसे तो लोकसभा में पारित हो ही चुका था। हालांकि ये जो मैटर है ये पार्लियामेंट के प्रीव्यू के अंदर में नहीं आता, लेकिन फिर भी सेंटर ने इस पे बिल पारित करने का सोचा। क्यों सोचा, क्योंकि डैम की जो सेफ्टी है वो देश की सेफ्टी से भी रिलेटेड है, राइट। और कोई भी लीगल और इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स इसको लेके नहीं थे, इस वजह से सोचा गया कि डैम सेफ्टी बिल हम लेके आएंगे। अब इस बिल के अंदर में क्या है कि इस बिल के अंदर में प्रॉपर सर्विलेंस की बात की गई है, इंस्पेक्शन की बात की गई है, ऑपरेशन की बात की गई है, मेंटेनेंस की बात की गई है, जो भी स्पेसिफिक डैम्स हैं। फिर साथ ही साथ इसके तहत वो लोग एक नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी बनाएंगे, जो कि सारे सेफ्टी पॉलिसीज, रेगुलेशंस वगैरह को देखेगा। फिर उसके बाद नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी होगी, जो कि एज अ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे काम की जाएगी। उसके बाद फिर संविधान ने एक स्टेट कमेटी बनाने की भी बात की है इस बिल में, मतलब संविधान का यूज करके इस बिल में एक स्टेट कमेटी बनाने की बात की गई है ऑन डैम सेफ्टी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये लाया क्यों गया है ये बिल, तो इसके लिए आपको समझने पड़ेंगे कुछ आंकड़े। वो आंकड़े क्या है कि पिछले 50 सालों के अंदर में भारत ने जो डैम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, और हम यूएस और चाइना के बाद विश्व में तीसरे नंबर पे आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा डैम्स है, सबसे ज्यादा बांध हैं। तो हाल फिलहाल कितने हमारे पास जो बड़े बांध ऑपरेशन में चल रहे हैं वो है 5254, राइट। और 447 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और पिछले कुछ अगर हम समय की बात देखें तो 42 डैम्स का जो है वो फेलियर हुआ है। इससे कहीं ना कहीं आपकी जो थ्रेट तो वगैरह तो पड़ती है, मतलब जो भी एक सोसाइटी में
हलचल सी होने लगती जाती है, नेचुरल कैलेमिटी के तौर पे भी काम होता है, लोगों को भी जान माल का खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, हालांकि सब्जेक्ट पार्लियामेंट के पर्वे में नहीं था, डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ बिल, मेनली बिकॉज डैम सेफ्टी इज ऑल्सो एन इशू रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, राइट। तो ये पूरी चीज़ें हैं डैम सेफ्टी बिल को लेके, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अच्छा सा इन्फोग्राफिक है, आप इसको देख सकते हैं, जल शक्ति मंत्रालय से मैं डायरेक्ट उठा के लेके आया हूँ, उनके द्वारा ही इसे डिज़ाइन किया गया है। चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ दोस्तों। वीक 2 चल रहा है, 20 एमसीक्यूज़ मैं आपको पहले दे चुका हूँ, बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, आपको डेफिनेटली उसमें हेल्प होगा। अब कल जो हमने सवाल लिए थे उसका आंसर देने का समय आ गया है। कल जो हमारा सवाल था वो यहाँ से स्टार्ट था। 3 स्टेटमेंट पूछे गए थे कि इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमारे एक मौलिक कर्तव्य तो है ही ना कि हमारे अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट तो होना चाहिए। तो पहला तो सही है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन स्टेम, ये बात भी बिल्कुल सही है, हमने अभी यूएस को पीछे पछाड़ा है। और जो किरण स्कीम है वो इसी से रिलेटेड है, यानी कि स्टेम के जरिए जो कि वुमेन साइंटिस्ट हैं उनको किस तरीके से नौकरी वगैरह दी जाए, करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी बूस्ट की जाए। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, राइट। अगले पे आते हैं 13 पे, नेशनल मिल्क डे। इट इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द इनॉग्रेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। नहीं, इट इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ वर्गीस कुरियन। और वर्गीस कुरियन कौन थे, मिल्कमैन ऑफ इंडिया थे। तो तीसरा तो बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल सही है, तो ये हट गया। अब ये 2 ऑप्शन अलाइव है, 1 तो नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, तो ये और ये हट गया। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, राइट। दूसरा आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं होती। इस टेक्निक को कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। आगे बात करते हैं, द अर्ली वार्निंग एंटी मिसाइल सिस्टम नेम्ड कुपोल। इसको ध्यान रखना है आपको, कुपोल ये किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू रशिया। रशिया से रिलेटेड है, कई लोगों को इसमें इजराइल लगता है लेकिन इजराइल से नहीं है, रशिया से रिलेटेड है। रिसेंटली अभी हाल फिलहाल प्रोजेक्ट पायरोसोल जो है वो देखा गया, वो किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू म्युनिसिपल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, इसी चीज से रिलेटेड है दोस्तों। आज के 3 सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। पहला सवाल है कॉमनवेल्थ नेशंस पे, क्वीन एलिजाबेथ पे, बारबाडोस की स्टोरी हमने कल कवर अप की थी, उसी से ही ये सवाल बना के मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जरूर बताइएगा। दूसरा सवाल जो है वो हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से, जो उन्होंने हाल फिलहाल अभी प्रायर लर्निंग प्रोग्राम जो अपस्किलिंग करने की बात की है ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स, उस पर ये सवाल है। कल के सेशन में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, आराम से इसको पढ़िएगा। अगर आपने सेशन देख रखा है तो ये सारे सवाल आप बिल्कुल बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड है कि लिथियम ट्रायंगल किन देशों से मिलकर बना है, ये सवाल भी जो है वो पूछा जा सकता है, हालांकि कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका भी है, राइट। तो लिथियम ट्रायंगल किन देशों से मिलकर बना है, ये 4 ऑप्शन है, बताइए। कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए, राइट। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, लेवल 1 लेवल 2, आइए एनरोल कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। यूपीएससी के सेल्फ प्रेप कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन कोर्सेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह है, जरूर चेकआउट कीजिए, डू चेकआउट द लिंक्स। और सिविल तपस्या का बहुत ही अद्भुत पोर्टल, वन स्टॉप सॉल्यूशंस, राइट, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हम मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।